So welcome back guys. Now we are back with our new lecture, and in this lecture we are going to study about the technical reforms, journal reforms and green revolution. So first of all we will study the technical reforms. अब जो टेक्निकल रिफॉर्म्स थी बेटा उसी को हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन का नेम दे दिया था, राइट। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स। अभी हम लोग ये देखते हैं जो टेक्निकल रिफॉर्म्स आई थी वो क्या क्या थी। जो फर्स्ट रिफॉर्म थी वो थी हम लोगों की यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी शीट्स। अब हाई यील्ड वैरायटी शीट्स क्या होते हैं बेटा? वो शीट्स हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है नॉर्मल शीट्स से। तो उन्होंने कहा जो टेक्निकल रिफॉर्म्स आई उसमें हम लोगों ने क्या दिया था कि हम लोग क्या करें, हाई यील्ड वैरायटी शीट्स को क्या करें, यूज़ करें। जब हाई यील्ड वैरायटी शीट्स को हम लोगों ने यूज़ किया तो उसका बेनिफिट क्या हुआ? फर्स्ट वन, सब्सटेंशियल राइज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। जो क्रॉप की प्रोडक्शन थी उसमें क्या हुआ था, इंक्रीज हो गया था। अब जब क्रॉप की प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ तो हम लोगों को क्या मिला, एक ब्रेक थ्रू मिला। इस ब्रेक थ्रू को हम लोगों ने किसका नाम दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन का। ब्रेक थ्रू इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। और अगर हम चेक करें 2016 एंड 17 में 6,20,743 क्विंटल्स सर्टिफाइड शीट्स हम लोगों ने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था अमंग फार्मर्स, राइट। तो हाई यील्ड वैरायटी शीट्स में क्या था, बेटर क्वालिटी की शीट्स हम लोगों को क्या करनी थी, यूज करनी थी। देन नेक्स्ट रिफॉर्म थी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब हम लोगों को क्या करना था, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी। इस कारण से हम लोगों ने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। बीइंग इंक्रीजिंगली यूज टू एनहांस प्रोडक्टिविटी मींस हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। और 2018-19 में नियर अबाउट 272.28 लाख टन जो केमिकल फर्टिलाइजर था वो क्या किया गया था, यूज किया गया था बाय फार्मर्स। नेक्स्ट वी हैव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शंस। अब क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने क्या किया था, पेस्टिसाइड्स को क्या कर दिया था, यूज करना स्टार्ट कर दिया था, मेडिसिन को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने क्या किया था, 14 सेंटर्स बना दिए थे, राइट। 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स वर सेटअप इन दिस रिस्पेक्ट। एंड फॉर प्लांट प्रोटेक्शन, अब प्लांट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड पीस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट यूजिंग द हाई यील्ड वैरायटी शीट्स, then we start using the chemical fertilizers, then we start using the insecticides and pesticides, right. And now we will move to next, that is called scientific farm management practices. अब उन्होंने कहा जब आप फार्मिंग करोगे ना तो आप ट्रेडिशनल वे में नहीं करोगे, आप क्या करोगे, साइंटिफिक मेथड से करोगे। अब साइंटिफिक मेथड से जब हम कोई चीज करते हैं ना तो उसका प्रॉपर एनालिसिस होता है। तो उन्होंने वही चीज बोली, उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड देयर क्वालिटी। आप किस क्रॉप को प्रोड्यूस करोगे उसकी क्वालिटी क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये चेक करना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद आप क्या करोगे, जो लैंड है उसकी प्रिपरेशन प्रॉपरली करोगे। देन नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। वो कहते थे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक ही क्रॉप बार बार लगाओगे ना तो इससे लैंड की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। तो आप लोगों को क्या करनी है, क्रॉप्स को रोटेट करना है। एंड रोटेशन का क्या सीक्वेंस होगा वो भी हम लोग क्या करते थे, साइंटिफिकली फाइंड आउट करते थे। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, अब वो हम लोगों ने कर ही लिया कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आ गए तो हम क्या करते थे, चेक करते थे। यूज ऑफ फर्टिलाइजर बिसाइड्स अदर्स, अब ये चीजें तो हम कर ही रहे थे और इसके अलावा हम लोगों को क्या करना था, फर्टिलाइजर्स भी क्या करने थे, यूज करने थे। इंडिया में साइंटिफिक कल्टीवेशन के ऊपर रिसर्च को प्रमोट करने के लिए आज के टाइम में 23 यूनिवर्सिटीज हैं बेटा जो काम कर रही हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन। अब इन्होंने कहा हम लोगों ने क्या किया था, कल्टीवेशन के लिए मशीनों का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। अब उन मशीनों का यूज करने के लिए व्हाट फार्मर नीड्स, दे नीड्स मनी। और वो पैसा कहां से आता था, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम लोगों ने स्टैब्लिश कर दी।
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की एजेंसीज बना दी, रीजनल रूरल बैंक्स एस्टेब्लिश किए, कॉमर्शियल बैंक्स एस्टेब्लिश कर दिए, एंड एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन हम लोगों ने क्या किया, एस्टेब्लिश कर दिया था ताकि फार्मर्स को क्या मिल सके, लोन मिल सके मशीनों का यूज करने के लिए, और किस रेट के ऊपर मिले, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या उसका कम हो। राइट गाइस, तो ये थे हम लोगों के टेक्निकल एनालिसिस, और सॉरी यू कैन से टेक्निकल रिफॉर्म्स। राइट, सो ये थे हम लोगों के टेक्निकल रिफॉर्म्स। अब हम स्टार्ट करेंगे जनरल रिफॉर्म्स। सो जनरल रिफॉर्म्स में फर्स्ट वन है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। अब इन्होंने कहा जनरल रिफॉर्म्स में हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले तो इरिगेशन फैसिलिटीज को क्या करना था, इंप्रूव करना था, एक्सपेंड करना था। क्यों करना था, क्योंकि जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं उनको हम लोगों को क्या करना पड़ता था, डीपली इरिगेट करना पड़ता था। सो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, मतलब टेक्निकल रिफॉर्म्स थी, उसमें हम लोगों ने बोला कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज करो। अब उन शीट्स को हम यूज करते थे तो क्या चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा चाहिए। डेट्स वाई जनरल रिफॉर्म्स में स्ट्रेस दिया गया कि हमें क्या करना है, इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करना। इन 1951 barely 17% ऑफ लैंड वाज अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। 1951 में हम लोगों के पास क्या था बेटा, सिर्फ 17% लैंड थी जो क्या थी, परमानेंट इरिगेट कर सकते थे हम लोग, मतलब जहां पे इरिगेशन की फैसिलिटीज थी। और अगर एज कंपेयर टू दैट टाइम हम आज के टाइम में चेक करें तो नियरली कितनी हो गई है, वो 45% हो गई है। देन नेक्स्ट वी हैव प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। अब इन्होंने कहा हम लोगों ने क्या किया था, क्रेडिट का प्रोविजन भी स्टार्ट कर दिया था। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हम लोगों ने बना दी, और ये सोसाइटीज क्या करती थी, फार्मर को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड करती थी। आज के टाइम में 94,647 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं, मतलब जिनका मेन पर्पस क्या है, एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करना। 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक हम लोगों ने बना दिए। कॉमर्शियल बैंक क्या करता था, 72% इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का किसको प्रोवाइड करता था, को प्रोवाइड करता था। आरआरबीज हम लोगों ने क्या किया, एस्टैब्लिश कर दिया। और मेन चीज 1982 में हम लोगों ने क्या बनाया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड नाबार्ड। राइट, जब हम लोग रूरल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, रूरल डेवलपमेंट वाला, वहां पे इसका रोल आएगा, नाबार्ड क्या है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट वी हैव प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। जनरल रिफॉर्म्स में क्या कहा गया कि आप लोग क्या करो, फार्मर की प्रोडक्ट के लिए आप लोग क्या करो, प्रोडक्शन के लिए आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करो, सो दैट फार्मर क्या करे, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करे, ट्राई करे। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है बेटा, देखो जब हम लोगों की फार्मर्स प्रोडक्शन करते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोडक्शन होती है। जब उस टाइम पे हम लोगों की सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस कम हो जाता था। तो गवर्नमेंट कहती थी अगर मार्केट प्राइस एक स्पेसिफिक प्राइस से कम चला जाएगा, तो जो स्पेसिफिक प्राइस मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया, उस प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, बाय कर लेगी फार्मर्स की प्रोडक्शन को। राइट, तो जनरल रिफॉर्म्स में कहा गया कि आपको क्या करना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी क्या करना चाहिए, फिक्स कर देना चाहिए। देन नेक्स्ट, रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। अब इन्होंने कहा हम लोगों को क्या करना चाहिए, फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए रेगुलेटेड मार्केट्स बनानी चाहिए थी। अब मार्केट्स क्यों बनानी चाहिए थी, व्यू टू ऑफरिंग रेमोनरेटिव प्राइस टू द फार्मर्स, मतलब हम लोगों को क्या करना था, फार्मर्स को अच्छा प्राइस देना था। इस कारण से क्या होनी चाहिए, एक रेगुलेटेड मार्केट होनी चाहिए, गवर्नड बाय मार्केट कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट्स। अब उन्होंने बोला जो रेगुलेटेड मार्केट थी ना, इसको कौन गवर्न करता था, मार्केट कमेटीज को गवर्न करती थी। और मार्केट कमेटीज को कौन अपॉइंट करता था, गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। देन नेक्स्ट, एंश्योर टाइमली पेमेंट्स ऑफ द फार्मर्स। और ये क्या कहते थे, जो फार्मर्स हैं उनको उनकी पेमेंट क्या मिल जाए, टाइम से मिल जाए, ये चीज ये एंश्योर करते थे। नेक्स्ट वी हैव, इसी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। अब कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज क्या करती थी, इन्होंने कहा फार्मर ने जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, फार्मर्स प्रोड्यूस इज ग्रेडेड, मतलब फार्मर ने जो प्रोड्यूस किया उसको ग्रेड करो, एंड सोल्ड ओनली व्हेन रेम्यूनरेटिव प्राइस इज अवेलेबल। और कब बेचते थे, जब क्या हो, अच्छा प्राइस उस चीज का मिल रहा था।
नो ऑफ सप्लाई इन द मार्केट, क्रॉप प्राइस डज नॉट क्रैश। मतलब मार्केट के अंदर क्या होता है, कोई सप्लाई ज्यादा नहीं होती और ज्यादा ना होने के कारण क्या नहीं होता, जो क्रॉप का प्राइस था वो क्या नहीं होता, कम नहीं होता, क्रैश नहीं होता। प्रोविजन फॉर स्टोरेज इज मेड, और ये क्या करते थे, स्टोरेज के लिए क्या करते थे, प्रोविजन बनाते थे। जब फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को लेके आएगा, क्रॉप्स को लेके आएगा, तो उसको स्टोर कहाँ पे करना है, उसके लिए प्रोविजन कौन बनाता था, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। नेक्स्ट वी हैव बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, या टेक्निकल रिफॉर्म्स। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आई क्यों थी, इन्होंने कहा MS स्वामीनाथन इज नोन एज इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब मिस्टर स्वामीनाथन ने क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, या यू कैन से फार्मर्स के ऊपर एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। उसमें उन्होंने सजेशंस दिए थे कि फार्मर्स की कंडीशन को, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस कारण से इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया। अब इन्होंने कहा द टर्म ग्रीन रेफर्स टू क्रॉप्स एंड रेवोल्यूशन रेफर्स टू स्पोर्ट। अब इन्होंने कहा जो ग्रीन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, क्रॉप को, और रेवोल्यूशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, उसमें इंक्रीज होने को। टुगेदर दीज टर्म्स इंप्लाई एज स्पोर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन। अब ये क्या कहते थे, अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो क्या कहता था, जो प्रोडक्शन है क्रॉप की उसमें क्या होना, इंक्रीज होना। इट स्टार्टेड इन 1967 एंड 68। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था 67-68 में स्टार्ट किया था, और जब स्टार्ट किया था उसके बाद से जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है उसमें कितना चेंज हुआ था, इंक्रीज हुआ था, 25% इंक्रीज हो गया था। एंड इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। अब इंडिया क्या हो गया था, सेल्फ सफिशिएंट हो गया था, मींस अपने गुजारे लायक हम खुद चीजें क्या कर सकते थे, बना सकते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज मार्क्ड बाय 2 फेज। अब उसने बोला जो हम लोगों के पास ग्रीन रेवोल्यूशन था इंडिया में, उसके 2 फेज थे। फेज फर्स्ट स्टार्ट हुआ था मिड 60 से मिड 70 तक, और जो इसका स्कोप था ना, मतलब इस टाइम पीरियड में, इस फेज में हम लोगों ने क्या किया था, वीट और राइस के ऊपर क्या किया था, मतलब हम लोगों ने स्ट्रेस दिया था। अब वीट और राइस कहाँ कहाँ होता था, इन्होंने कहा पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ पे क्या हुआ था, जो फेज 1 था उसके अंदर क्या हुआ था, मैक्सिमम चीजें इंप्लीमेंट हुई थी। फेज 2, अब फेज 2 में हम लोगों के पास क्या है, मिड 70s टू मिड 80s। अब उसने बोला जो फेज 2 था वो कब स्टार्ट हुआ था, मिड 70 से लेके मिड 80 तक ये फेज चला था। तो इसने बोला ये क्या करता था, कवरिंग मोस्ट एरिया ऑफ कंट्री एंड लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स। इसने क्या किया था, जो इंडिया का मोस्ट एरिया था, मतलब मैक्सिमम एरिया था, उसको कवर किया था, और जो नंबर ऑफ क्रॉप्स कवर की थी वो भी क्या थी, इसके अंदर लार्ज थी। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।